अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। पहले हमने जो पीछे एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस थी नॉर्मोसिटिक एनीमिया में, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज से हम इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो है पारोक्सिस्मल नॉक्सिनल हीमोग्लोबिन यूरिया। अच्छा, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमने पीछे पढ़ा था अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर हीमोग्लोबिनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, तो ये क्यों होता है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में ये होता है। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने पीछे, नाम से पता चल रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले इस डिज़ीज़ को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि ना हमारी ना, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि स्टेम सेल्स होती हैं, CD34 होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं हमारी आगे एरिथ्रोपोइसिस वगैरह करते हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना पीछे, बिल्कुल बेसिक में हमने ये बात पढ़ी थी। सही है। अब फॉर एग्जांपल अब कोई इफ़ेक्ट आ गया है, कोई इशू आ गया है किस पे, मालाइड स्टेम सेल पे। मालाइड स्टेम सेल से हमारा क्या बनता था, हमारे आगे मायोब्लास्ट सेल्स बनते थे और लिम्फोब्लास्ट बनते थे, ऐसे ही है ना। अब फॉर एग्जांपल इशू आ गया है, तो इसकी वजह से इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होगा हम वो देखेंगे। इसमें मालाइड स्टेम सेल का इश्यू होता है, इस पे ना एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसाइटोल। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम है ये प्रोटीन करती क्या है बेसिकली, ये प्रोटीन ना हमारे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ना एक डिफेंस सिस्टम होता है जो क्या, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में एक होता है डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर ये बचाता है हमारे सेल को किससे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से, ताकि वो क्या ना कर सके, इस पे अटैक ना कर सके। ठीक है, और जो डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर को बनाता है वो हमारा GPI होता है, फॉस्फेटिडाइल इनोसाइटोल। ठीक है, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसाइटोल क्या करता है, हमारे किसको बनाता है, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर को बनाता है। जब डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर बन जाता है तो जो हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो हमारे पे क्या नहीं कर सकती, अटैक नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट अटैक नहीं करेगी तो सेल की क्या होगी, लाइसिस नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल इस डिज़ीज़ के अंदर पता है क्या होता है, इस डिज़ीज़ के अंदर हमारा जो GPI होता है ना, ठीक है, ये सही बनता नहीं है। ठीक है, GPI सही बनेगा नहीं तो जो डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है ये बनेगा नहीं। जब डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो जो हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो सेल पे अटैक कर देती हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैक ऑन सेल्स। ठीक है, इसकी वजह से ना हीमोलाइसिस होती है। ठीक है, और कौन सी हीमोलाइसिस होती है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है। हमने सारे पीछे फीचर पढ़े थे कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में क्या क्या होता था। हमने उसमें पढ़ा था कि हीमोग्लोबिनीमिया होता था, तो फिर इसमें हीमोग्लोबिनीमिया होगा डेफिनेटली। इसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिनीमिया देखेंगे इसके अंदर भी। ठीक है, देखें इसके अंदर हम हीमोग्लोबिन यूरिया देखेंगे, डेफिनेटली इसके अंदर हम हीमोग्लोबिन यूरिया भी देखेंगे। हेप्टोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज देखेंगे इसके अंदर हेप्टोग्लोबिन का लेवल भी डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे फीचर किसके हैं, हमारे इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस के। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो वो क्या होंगे, इसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिनीमिया होगा। ठीक है, दूसरा हीमोग्लोबिन यूरिया होगा इसमें। ठीक है, तीसरा हेप्टोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होगा इसमें। ठीक है, और लास्ट पे क्या हमने पढ़ा था, हीमोसिडेरिन यूरिया, ऐसे ही था जब हमने स्टार्ट किया था इंटर एक्स्ट्रा 1 से 2 वीडियो पहले, उसमें मैंने ये सारे सिम्टम आपको बताए थे। ठीक है, और मैंने कहा था जहाँ जहाँ पे इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगी हम सारे ये वाले फीचर इसमें देखेंगे। अच्छा, जो GP हमारा होता है ना, GPI,
ग्लाइकोस फोस्फेटिडाइल इनोसाइटोल, ये हमारे ना सेल के ऊपर पाया जाता है। अब देखिए जब सेल के ऊपर से ये एब्सेंट हो जाएगा, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर बनेगा नहीं, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर बनेगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे सेल पर अटैक कर देगी और हीमोलाइसिस हो जाएगी। ठीक है, और कौन सी हीमोलाइसिस होगी? इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया जीपीआई किस पे होता है? हमारे सेल पे। हमारे बॉडी में कौन कौन से सेल्स होते हैं? आरबीसीज भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, और क्या होते हैं? प्लेटलेट्स भी होते हैं। यही ऐसे ही है ना। अब फॉर एग्जांपल देखें, कॉन्सेप्ट को समझे यहाँ पे। जब उसने आरबीसीज की हीमोलाइसिस करवाई तो क्या होगा? पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, जब उसने डब्ल्यूबीसीज की करवाई तो फिर क्या हो जाएगा? ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज का लेवल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो गए? बढ़ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब जब प्लेटलेट्स की हीमोलाइसिस करवाई उसने, ठीक है, ये जो हमारा डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर जीपीआई होता तो सेल पे है ना, अगर ये एब्सेंट होगा तो इन सब की हीमोलाइसिस होगी। जब प्लेटलेट्स पे उसने अटैक किया तो फिर क्या होगा? हमारा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होगा। ऐसे ही है ना, ये सारे फीचर हम इसके अंदर देखेंगे। आपने क्लिनिकल फीचर के अंदर अब आगे क्या ऐड करना है? इसमें ल्यूकोपीनिया ऐड कर देना, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया ऐड कर देना, एनीमिया ऐड कर देना। क्यों ऐड कर देना? क्योंकि इसमें आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की और प्लेटलेट्स की भी क्या हो रही है? लाइसिस हो रही है। ठीक है, ये तो सारे थे इसके क्या? क्लिनिकल फीचर। अब इस डिजीज़ को हमने डायग्नोज कैसे करना है? हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ये वाली डिजीज़ है? हम इसमें ना एक टेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है सुक्रोज टेस्ट। क्या नाम है? सुक्रोज टेस्ट। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट। ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट। देखें, बेसिकली ना हमारे ना ये बताते हैं CD55 का बताते हैं, जो किस पे प्रेजेंट होता है? डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर पे होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल, बात को समझें कि अगर किसी के अंदर डिजीज़ हो गई है, कौन सी? अगर किसी के अंदर डिजीज़ हो गई है, ये पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया हो गई है, तो उसके अंदर डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर होगा। तो हमें सुक्रोज टेस्ट पे, ठीक है, सुक्रोज टेस्ट, दूसरा इसका नाम क्या था? फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट। ठीक है, यही था। एसिडिफाइड सीरम टेस्ट। ठीक है, इस सब पे ना क्या होगा? हमारा क्या एब्सेंट होगा? CD55 एब्सेंट होगा। ठीक है, CD55 क्या होगा? एब्सेंट होगा, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर बना नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी है। तो इसकी डेफिशिएंसी है, देखें, तो फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अटैक करेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अटैक करेगा तो क्या होगी? लाइसिस होगी। किस किस की हो सकती है? डब्ल्यूबीसीज की हो सकती है, और किसकी हो सकती है? प्लेटलेट्स की हो सकती है, और आरबीसीज की हो सकती है। अच्छा, एक ना यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें पूछ सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोसिस कैसे होती है। ठीक है, इसको आपने समझना बात को, इसके अंदर थ्रोम्बोसिस कैसे होती है इस पेशेंट के अंदर। और ना इसकी ना यहाँ पे एक एमसीक्यू होता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया? तो वो होता है थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस क्या करवाता है? डेथ कॉज करवाता है। अब कैसे? देखिए मेरी बात समझे, हम अगले चैप्टर में ना जाके प्लेटलेट्स वाले चैप्टर में हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि हमारे प्लेटलेट्स ना जब टूटते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? थ्रोम्बोक्सन A2 होता है, और क्या होते हैं? ADP होते हैं। ऐसे ही हैं। और ये क्या करते हैं? हमारी प्लेटलेट्स की क्या करवाते हैं? एग्रीगेशन करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं? प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवाते हैं। अब देखें, जब प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी तो आप मुझे बताएं, जब प्लेटलेट्स इकट्ठे इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं? क्लॉट बनाते हैं, थ्रोम्बस बनाते हैं, तो थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ठीक है, अगर हार्ट की वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस होगी तो MI हो सकता है।
ठीक है। अगर हार्ट की वेसल्स की बात करें तो क्या होगा, एमआई हो सकता है। अगर ब्रेन की वेसल्स की बात करें तो क्या होगा, स्ट्रोक हो सकता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। हिपैटिक वेन के अंदर होगा, ठीक है, हिपैटिक वेन के अंदर फॉर एग्जांपल हो रहा है तो क्या होगा, पेशेंट को वुड कैरी सिंड्रोम, क्या हो जाएगा, वुड कैरी सिंड्रोम। ये आपके टॉपिक में चीज़ें नहीं मेंशन, इसको आपने मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है। हिपैटिक में होगा तो क्या बताना है उसको, वुड कैरी सिंड्रोम, सही है। अगर ब्रेन में हो रहा तो क्या बताना है उसको, पेशेंट को क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। हार्ट की वेसल के अंदर होगा तो क्या होगा, एमआई हो सकता है। और कौन सी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, हमारा ही थ्रोम्बोसिस है। ये सारी बातें आपने उसके अंदर बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। इस पेशेंट के अंदर ना हम देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, एएमएल भी हो सकता है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये हमारा डब्ल्यूपीसीएस का टॉपिक है, हम वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपने इसका नाम याद रखना है। हमने अब जो भी पढ़ा है इसको एक दफ़ा यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नई चीज़ तो उन्होंने मेंशन तो नहीं की हुई, और देख लेते हैं। paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, acquired defect in the myeloid stem cell, myeloid stem cell में इशू है रिजल्टिंग इन एब्सेंट। इसमें क्या होगा, ग्लाइकोज फॉस्फेटिडाइल इनोसाइटोल जीपीआई हमारा बनेगा नहीं। जब हमारा जीपीआई बनेगा नहीं तो क्या होगा, सेल सस्पेक्टेबल टू डिस्ट्रक्शन बाय द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा, अटैक कर देगा, वही बात। ब्लड सेल को एग्जिस्ट विद द कॉम्प्लीमेंट, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड सेल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड डैमेज बाय इनहिबिटिंग द C3 कन्वर्टेज। अच्छा, अब C3 कन्वर्टेज किसका पार्ट होता है, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट होता है। और ये एंड पे क्या बनाता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट जब प्रोटीन्स पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अब आपने सिर्फ इसमें ये बात याद रखनी है कि क्या करता है, किसको अटैक करने नहीं देता, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अटैक करने नहीं देता, ठीक है। डिके एक्सेलरेटिंग इज फैक्टर इज अ सिक्योर टू द सेल मेम्ब्रेन बाय द जीपीआई and anchoring glycolipid. Absence of the GPI lead to the absence of the decay accelerating factor, rendering the cell susceptible to the complement mediated damage। वही बात, GPI की absent हुआ, decay accelerating factor absent हुआ, complement system ने अटैक किया और क्या करवा दी, आपकी लाइसिस करवा दी सेल की। अच्छा, अब इसमें कौन सी हम हिमोलाइसिस देखते हैं, इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस देखते हैं इसमें, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस अकर एपिसोडिकली ऑफन एट द नाइट ड्यूरिंग द स्लीप। अच्छा, उसने यहाँ पे एक और यहाँ पे बात की है कि ना हम जो देखते हैं हिमोलाइसिस देखते हैं, ठीक है, लाइसिस देखते हैं किसी भी सेल की, ठीक है, लाइसिस देखते हैं वो ना नाइट टाइम पे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमारा उस वक्त CO2 का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। एसिडोसिस इन लिटिल बिट इसमें हो रही होती है, ठीक है, हमारी CO2 का लेवल ज़्यादा होता है और उसकी वजह से क्या होती है, हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो इसीलिए क्या होगी, हीमोलाइसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है, लाइसिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। यहाँ पे इस चीज़ किस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है। देखिए, माइल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखते हैं, सॉरी मैंने वहाँ पे आपको मेटाबॉलिक बोल दिया लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, वो बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप विद द शैलो ब्रीदिंग ड्यूरिंग द स्लीप एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स आर लाइज्ड, इन सब की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है, कौन सी होती है हमारी, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस के जो सारे फीचर थे, हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया, स्पेशली इन द मॉर्निंग। अच्छा, मॉर्निंग में क्यों हो रही है, मॉर्निंग में इसलिए होता है कि जब आप फर्स्ट यूरिन पास करते हैं ना वो डार्क होता है। क्यों, क्योंकि रात के वक्त क्या हो रही होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही होती है, इसीलिए आपकी ना मॉर्निंग में डार्क यूरिन देखते हैं। हिमोसिडोन यूरिया एज सीन डेज आफ्टर द हिमोलाइसिस। सुक्रो, इसमें अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं हम इसमें जी, सुक्रोज टेस्ट करते हैं। पहली बात इज यूज टू स्क्रीन फॉर द डिजीज, कन्फर्मिंग टेस्ट इज द एसिफाइड सीरम टेस्ट और फ्लो साइटोमेट्री टू डिटेक्ट लैक ऑफ द CD55 डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर ऑन द ब्लड सेल। अच्छा, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर पे कौन से होते हैं, रिसेप्टर CD55 होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर पारोक्सिस्मल नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया हो गया तो उसके अंदर डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर बनेगा नहीं, जीपीए की डेफिशिएंसी है तो डिके एक्सेलरेटिंग 5 बनेगा नहीं, तो CD5 क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इस टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं। मेन कॉज ऑफ डेथ इज थ्रोम्बोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इस पेशेंट के अंदर डेथ क्यों होती है, वो है हमारी थ्रोम्बोसिस की वजह से।
ठीक है, ऑफ द हिपैटिक वेन, पोर्टल वेन और द सेरिबल वेन। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मेंशन कर लें, ये MCQs है सीधा सीधा। डिस्ट्रॉयड प्लेटलेट्स रिलीज द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। कौन कौन से कंटेंट रिलीज करते हैं हमारे? ADP, यही पढ़ा था, और थ्रोम्बोक्सिन A2, और ये क्या करवाते हैं? एग्रीगेशन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है? वही जो मैंने आपको बताया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि RBC सही तरह कैरी नहीं करेगा। क्रोनिक लॉस ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द यूरिन, एक्यूट मालाइड लोकीमिया, AML हो सकता है। हम जब WBC का टॉपिक पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको कैंसर पढ़ाऊंगा, हम उसके अंदर देखेंगे कि एक्यूट मालाइड लोकीमिया कैसे हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये था जी आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट था। एक दफ़ा इसको हम अपनी जो बुक है फर्स्ट एड उससे भी रीड आउट कर लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या रॉकेट साइंस मेंशन की हुई है। मेटोपोइटिक स्टेम सेल मैचुरेशन म्यूटेशन, उसमें म्यूटेशन हो जाती है किसमें? स्टेम सेल में। किस बोन मैरो की बात कर रहा है? जहाँ से हमारे क्या मालाइड और लिम्फाइड सेल क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड इंट्रावेस्कुलर इमोलाइसिस, स्पेशली एट द नाइट, नाइट के वक्त होती है, ठीक है। और मॉर्निंग में क्या देखते हैं हम? डार्क विरन देखते हैं, वही बात। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है इसमें। एक्वाइर्ड, वही ये जीन की म्यूटेशन है, ये क्या है? PIGA, ये यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कि जीन है, इसकी म्यूटेशन होती है इसमें। impaired GPA ankyrin synthesis for the decay accelerating factor CD55 and the membrane inhibitor of the reactive lysis CD59 which protect the RBC membrane from the complement। कौन क्या करता है? इसने यहाँ पे बताया कि जो CD59 होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है किसको? हमारे RBC कोई ब्रेक डाउन होने से। अब फॉर एग्जांपल इसमें डेफ एब्सेंट डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, तो CD59 भी इसमें क्या होगा? प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अटैक करके उसको डैमेज कर देगी। इसमें कॉम टेस्ट नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर इमोलाइसिस होता है। पैनसाइटोपिनिया देखते हैं। पैनसाइटोपिनिया वही होता है WBC RBC ऑफ प्लेटलेट्स की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है इसमें, ठीक है। विनस थ्रोम्बोसिस में बुट कैरी सिंड्रोम देखते हैं। पिंक रेड यूरिन इन द मॉर्निंग एसोसिएटेड का A प्लास्टिक एनीमिया के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्यूट मालाइड ल्यूकीमिया भी इसमें हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। इसमें लैब्स पे क्या है देखते हैं? CD55 और CD59 दोनों एब्सेंट होते हैं इस पर, ठीक है। RBC ऑन द फ्लो साइटोमेट्री, ट्रीटमेंट क्या देंगे हम इसको? एक्लूजिमैब देंगे। टारगेट टर्मिनल्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है, C5, कि इसके ऊपर क्या ना कर सके? अटैक ना कर सके, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे जाके अटैक कर देती है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिर क्या करेगा? हमारे किस पे अटैक नहीं कर सकेगा? सेल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा, जहाँ पे डिकी एक्सेलरेटिंग फैक्टर क्या होता है? एब्सेंट होता है। और कौन सा ड्रग देखते हैं हम इसमें? एक्विलिजुमैब देते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, इसका आपने याद रखना है। यह छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें से MCQs आ जाते हैं, पूछते हैं जी डेथ क्या क्यों होती है इस पेशेंट के अंदर। दूसरा इसमें वो पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस बताएं इसकी क्या क्या होंगी। हम इसमें पैनसाइटोपिनिया कैसे देखते हैं वो बताना है। तीसरा हम इसमें पूछ सकते हैं कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस कैसे हो रही है, वो बताना है आपने इसमें, ठीक है। GPI का पूछ सकते हैं, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर का सेपरेट भी पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा।